चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसको डन करा था, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको लास्ट क्लास के बारे में एक बार रिकॉल दे देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और आज हमारा ना छोटा सा एक पार्ट बचा है, लास्ट क्लास में थोड़ा बैटरी का इशू हो गया था लैपटॉप की, तो अब हम इसे जल्दी से डन करते हैं। और छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, आपके लिए मैंने थोड़े नोट्स बना लिए, मैं समझाता चलूंगा नोट्स के साथ एंड फटफट से टॉपिक को डन करेंगे। तो बेटा प्रीवियस क्लास में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने आपको कराया था सेक्शन 138, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे एक्ट का, जो कि बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक की। तो बेटा ये स्पेसिफिक सेक्शन क्या बोलता था, ये कहता था मान लीजिए एक ड्रॉअर ने एक चेक ड्रॉ करा ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। तो ड्रॉअर ने चेक इशू करा, 10 जनवरी को चेक ड्रॉ हो रहा है, लेकिन चेक पे डेट लिखी थी क्या, 15 जनवरी की। दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। तो बेसिकली ड्रॉ ने एक पोस्ट डेटेड चेक बनाया जो 10 जनवरी को बन रहा है, लेकिन उस चेक पे डेट लिखी है 15 जनवरी। तो मैंने पहली चीज आपको बताई कि 15 जनवरी से उसका वैलिडिटी पीरियड काउंट होगा, और वैलिडिटी पीरियड होता है बेटा 3 मंथ्स का। वैलिडिटी पीरियड होता है कितना, 3 मंथ्स का, राइट। 15 जनवरी से हम काउंट करेंगे उसका वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ्स का। अगर उस टाइम तक आपने चेक को प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद करा तो वैलिडिटी पीरियड जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी कि आपने 3 मंथ्स में चेक को प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड या ड्यू टू एनी अदर रीजन वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो यहां डिसऑनर के बाद से बेटा हम आपको क्या बोलते हैं, जैसे ही डिसऑनर हुआ और मिस्टर वाई पेई को पता लगा, तो 30 डेज का हमने आपको टाइम दिया कि भाई 30 डेज में जो है आप नोटिस दे दीजिए ड्रॉअर को कि भैया आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है। 30 डेज में हमने नोटिस दे दिया, विद इन 30 डेज। जिस दिन आपको नोटिस रिसीव होगा ड्रॉअर को, वहां से 15 दिन का और टाइम देना है आपको, ताकि वो पेमेंट को री अटेम्प्ट कर पाए। और अगर री अटेम्प्ट 15 दिन के बाद भी वो नहीं कर पाता, तो फिर बेटा सेक्शन 138 की लायबिलिटी उसमें आ जाएगी, जो कि क्या थी, 2 साल की जेल या अमाउंट का ट्वाइस, चेक जो चेक की अमाउंट है उसका ट्वाइस, और बोथ जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये पूरा का पूरा डिसऑनर का सीन था। तो यहां पे आपको याद रखना 3 मंथ्स का वैलिडिटी पीरियड और 30 डेज फॉर नोटिस एंड 50 डेज फॉर री अटेम्प्ट। एक जो बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी वो ये थी कि सेक्शन 138 एप्लीकेबल कब होता है। 3-4 कंडीशन थी। पहला तो भैया आपने वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ के अंदर करा है, फिर आपने 30 डेज में नोटिस दे दिया है, और आपने 15 दिन में री अटेम्प्ट भी कर दिया है। इसके साथ एक और चीज याद रखना, सेक्शन 138 कब एप्लीकेबल था, वो तब एप्लीकेबल था बेटा जब आप चेक इशू करते हो फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। मतलब आपने किसी डेट या लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए जब चेक इशू करा है, तो फिर 138 होगा। सर मतलब बेटा, मतलब अगर आप किसी को चेक दे रहे हो गिफ्ट या डोनेशन की फॉर्म में, गिफ्ट या डोनेशन की फॉर्म में, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैंने बताया था, विच इज सेक्शन 139। अब इसने क्या बोला, इसने बोला था कि अगर आप किसी को चेक दे रहे हो गिफ्ट या डोनेशन की फॉर्म में, तो हम पहले, और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो हम पहले प्रिज्यूम करेंगे कि भैया ये तो 138 का केस है, पेमेंट ऑफ डेट या लाइबिलिटी के लिए आपने चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो पहले हम 138 को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम हमारी प्रिजम्पशन को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। मतलब हम आपको पूरा राइट दे रहे हैं कि हम तो प्रिजम्पशन लेंगे कि 138 अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आप कोर्ट में एप्रोप्रिएट एविडेंसेस दे देते हो कि भैया ये 138 का सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये चेक मैंने डेट के लिए नहीं दिया था, ये गिफ्ट और डोनेशन के लिए था, उसमें मैंने बताया था प्रूफ के लिए आपको गिफ्ट डीड देनी पड़ती है। तो अगर आपने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि ये चेक हमने गिफ्ट और डोनेशन फॉर्म में दिया था, तो बेटा फिर कोर्ट 138 को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और आपको 138 की जो लाइबिलिटी 2 साल की जेल या ट्वाइस अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, वो नहीं लगाएगा। बट याद रखना, हम प्रिजम्पशन यही लेके चलेंगे कि 138 अट्रैक्ट हो रहा है सारे केसेस में, लेकिन गिफ्ट और डोनेशन के केस में आपको खुद से कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि 138 का केस नहीं है, ये गिफ्ट और डोनेशन का केस है। तो यहां पे बेटा 138, 139 पूरा डिसऑनर का जो सीन है वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करा था, राइट। तो आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत ना हो। अब आगे का जो मैटर है बेटा, आगे का जो मैटर है वो आज हम इस सेक्शन में, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट? तो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं
बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रेजेंटमेंट दो टाइप से होता है। एक होता है बेटा प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दो टाइम पे प्रेजेंट करते हो। एक आप प्रेजेंट करते हो उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, और एक आप प्रेजेंट करते हो उसकी पेमेंट के लिए। जैसे मैं समझाना चालू करता हूं, पहले पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझना। तो मान लीजिए बेटा ये एक पर्सन है, और ये जो है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इन भाई साहब ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा। लेट से मिस्टर ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज करा कि भाई आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे ₹10 लाख। ठीक है, और इसने भैया ए ने अपने साइन भी कर दिए। बिल ए जो है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा है। ए भाई साहब ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा है। एक मिनट रुकना, हाँ बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, वापस से आते हैं। तो भाई यहां पे मैंने आपको बताया बेटा, जो प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने के दो तरीके, दो टाइम पे प्रेजेंट करना होता है। पहला है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब ये देखो क्या है बेटा, मिस्टर ए जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर बेटा? मिस्टर बी के ऊपर। तो ये हमारे मिस्टर ए है, ये हमारे मिस्टर बी है, और ए ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा और लिखा आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे ₹10 लाख। ए ने अपने साइन कर दिए। तो इस सिनारियो में जो ए है बेटा वो होगा ड्रॉअर, और बी जो है वो होगा ड्रॉई। अब ध्यान से समझना, मिस्टर ए ने बिल को ड्रॉ करा और बिल को ड्रॉ करके अपनी ही जेब में रख दिया। तो बेटा क्या मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ करा अपनी जेब में रख दिया, क्या यह बिल वैलिड माना जाएगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, हमने पढ़ा है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना उसको एक्सेप्ट कराना पड़ता है सर, उसको डिलीवर करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस में बी अपना साइन करेगा, और जब बी यहां पे साइन करेगा तो बिल एक्सेप्ट होगा, और उसके बाद ही ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगी। तो बेटा मतलब पॉइंट ये है कि मिस्टर ए ने जब बिल को ड्रॉ करा तो बिल को ड्रॉ करना इज नॉट सफिशिएंट। अब आप पेमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहले आपको बिल ड्रॉ करना है, और सेकंड स्टेप में आपको उस बिल को प्रेजेंट करना है बी के पास यानी ड्रॉई के पास फॉर एक्सेप्टेंस, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो याद रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने के दो तरीके। पहला जो तरीका है वो है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। क्या बोला? जब ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा तो ड्रॉ करना इज नॉट सफिशिएंट, आपको उस बिल को ड्रॉई के पास ले जाके एक्सेप्ट भी करवाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब ध्यान समझो, पहली बात, क्या क्या चेक और प्रोमिसरी नोट के केस में मैंने आपको एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कुछ बताया था? क्या चेक में एक्सेप्टेंस होती है? क्या प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस होती है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, चेक की तो नाम ही, आपने डेफिनेशन ही क्या बताई थी चेक की? सर चेक होता है एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, नो स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड, इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो बेटा याद है ना, चेक और प्रोमिसरी नोट में तो एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वहां पे आप एक्सेप्टेंस का क्यों प्रेजेंट करोगे? तो पहला पॉइंट जो आप यहां पे याद रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी मैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की बात करूंगा तो ये ओनली इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। याद रखिएगा बेटा, ये सिर्फ ओनली इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। मतलब प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में लगता है, चेक और प्रोमिसरी नोट के केस में आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या होता है मैंने बता दिया। ड्रॉअर ने बिल को ड्रॉ करा, उसके बाद उसे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को
ड्रॉई के पास ले जाना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके हाथ में रखना पड़ेगा कि ले भाई ड्रॉई, ये मेरा बिल है और इसे एक्सेप्ट कर दे। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको रूल लगाना है। चेक और प्रोमिसरी नोट के केस में बेटा आपको प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नहीं करना। चलो सर ठीक है, हमने जो है ड्रॉर ने बिल को प्रेजेंट कर दिया फॉर एक्सेप्टेंस टू दी ड्रॉई। अब यहां पे ना बेटा हम जो है लॉ वो ड्रॉई को बोलता है कि हमने आपको दिए 48 आवर्स, विदिन 48 आवर्स, विदिन 48 आवर्स। अब ऐसे थोड़ी भाई मैंने आपको चेक जो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और आप जो है 1 साल बाद एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जब आप प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करोगे उस डेट से हम ड्रॉई को देते हैं विदिन 48 आवर्स। हमने 48 घंटे दिए हैं और विदिन 48 आवर्स आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हमारा जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट कर ले बिल को। अगर उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, आपने ड्रॉ करा, प्रेजेंट कर एक्सेप्टेंस ले और विद इन 48 आवर्स में उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो भैया वैलिड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ड्यू डेट पे पेमेंट करना। लेकिन अगर विद इन 48 आवर्स उसने ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, या फिर 48 आवर्स हो चुके हैं और अभी उसने कुछ भी नहीं करा, उस सिनेरियो में भी हम मानेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी। आई रिपीट बेटा, विद इन 48 आवर्स में अगर आपने अपना रिजेक्शन दे दिया तो रिजेक्ट हो गया कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप 48 आवर्स में कोई भी आंसर नहीं देते तो बेटा हम उसे भी डीम्ड रिजेक्शन मानेंगे, और अगर प्रेजेंट करा और आपने विद इन 48 आवर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करा, नॉट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, तो उस सिनेरियो में हम बोलते हैं कि जो बिल है, बिल डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। इसे बोलते हैं बेटा क्या, बिल डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का प्रोविजन समझ आया। आई रिपीट, एक बार रिपीट करेंगे बेटा दोबारा से मेरे साथ। सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के। पहला एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में एप्लीकेबल होता है। चेक और प्रोमिसरी नोट में क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं चाहिए तो हम एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट क्यों करेंगे भाई। अब इसका मतलब क्या था, जो ड्रॉर है जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा तो जब ड्रॉ करना सफिशिएंट नहीं है, उसे वो बिल ले जाके ड्रॉई से एक्सेप्ट भी कराना पड़ेगा। तो जब वो ड्रॉई के पास बिल लेके जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब वहां से हम ड्रॉई को 48 आवर्स का टाइम देंगे। अगर 48 आवर्स में उसने एक्सेप्ट नहीं करा या 48 आवर्स में उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो उस सिनेरियो को हम बोलेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया, और वो भी कैसे बेटा, बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगर बिल एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ड्यू डेट पे पेमेंट होगी। अगर बिल एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है, फिर ड्यू डेट पे क्या होगी, पेमेंट। और फिर ये सिनेरियो, ये एक्सेप्टेंस अगर मिल गई तो ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। अब मान लो बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद बिल पे डेट होगी। सर 3 मंथ्स का बिल है, मान लो टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम है, तो आपने 3 मंथ्स के बाद 3 डेज का उसे देना है ग्रेस पीरियड। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आपने बिल को प्रेजेंट करा फॉर एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट कर दिया विद इन 48 आवर्स। मान लीजिए बिल 3 महीने का था तो आप 3 महीने का टाइम देंगे प्लस ग्रेस पीरियड देंगे, और फिर आप बिल को लेकर जाएंगे किसके लिए, आप दोबारा से ड्रॉई के पास उस बिल को ले जाएंगे, लेकिन इस बार आप एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे, इस बार आप उससे मांगेंगे पेमेंट, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पे जरूरी नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज हो बेटा, ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट या फिर चेक, तीनों ही केस में ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सर मतलब बेटा अगर मैं ये पर्सन हूं, ये मान लीजिए मिस्टर ए है, अब इसके पास एक चेक है, इसके पास एक चेक है, चेक का होल्डर है, तो बेटा क्या ये ड्यू डेट पे अब वो चेक लेकर, ये भाई साहब के पास चेक है, मान लो चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है, डजंट मैटर, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं चेक का एग्जांपल ले रहा हूं, चेक भी हो सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है या प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। अभी मान लो चेक है तो यहां पे पे लिखा हुआ है, किसको करना है बेटा, पे करना है मिस्टर ए को, ठीक है। कितना अमाउंट लिखा हुआ है, लेट्स से 10 लाख रुपीस, और यहां पे जिसने चेक बनाया होगा ड्रॉर, उसने अपने साइन करे हुए ये। अब अरे भैया ए जो है, क्या वो
अपने ड्रॉई कौन होता है? स्पेसिफाइड बैंकर होता है सर, आपने बताया था। क्या ये भाई साहब जब ड्यू डेट होगी चेक की, जो भी डेट होगी, या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट की, स्पेसिफाइड बैंकर के पास जो कौन है? ड्रॉई है, इस चेक को लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे भाई पेमेंट मांगने तो जाना पड़ेगा ना, और आपको तो वैसे भी पता है चेक तो पेबल ऑन डिमांड होता है। जब ये चेक को प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए बैंक में, तभी तो बैंक पे क्लियर करेगा पेमेंट। तो जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉई के पास लेके जाता है, ठीक है, चेक में ड्रॉई कौन है? स्पेसिफाइड बैंकर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई नॉर्मल पर्सन होगा, और प्रोमिसरी नोट में वो मेकर के पास लेके जाएगा जिसने बनाया होगा। तो जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर अपनी पेमेंट मांगने ड्यू डेट पे जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो याद रखना, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को करना है। चेक और प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है बेटा, पेमेंट के लिए तो आपको हर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आइदर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या वो प्रोमिसरी नोट है, वो चेक है। आप जब उसे ड्यू डेट पे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे तो ही सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट देगी। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब देखो, मान लीजिए पर्सन ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या प्रोमिसरी नोट ड्यू डेट पे प्रेजेंट करा फॉर पेमेंट। अब दो सिनेरियो, अगर आपने पेमेंट मेड कर दी, मतलब आपने पेमेंट दे दिया, तो उस सिनेरियो में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा चेक जो है या बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी है वो ऑनर हो गया, और या फिर हम बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि दोनों पार्टी अब अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। आप याद करो, यहां पे वर्ड क्या था? यहां पे वर्ड था डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और यहां पे क्या होता है? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको प्रेजेंटमेंट का लॉजिक समझ आया। मैं एक बार पूरा समराइज कर देता हूं सारी चीजें क्या होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना दो तरीके से होता है, एक होता है प्रेजेंट करना फॉर एक्सेप्टेंस, एक होता है प्रेजेंट करना फॉर पेमेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। जब ड्रॉर, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा है, वो बिल को ड्रॉ करके ड्रॉई के पास जाता है और उससे एक्सेप्टेंस मांगने के लिए बिल को प्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब यहां पे विद इन 48 आवर्स आपका टाइम दिया, या तो 48 आवर्स में आप उसे एक्सेप्ट कर लो या फिर आप उसे एक्सेप्ट ना करो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो हम बोलेंगे भाई बिल जो है वो डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर हम ड्यू डेट का वेट करेंगे, और ड्यू डेट पे हम जाएंगे किसके लिए? हम जाएंगे प्रेजेंट करने फॉर पेमेंट। अब ये तीनों में जाते हैं। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज हो तो आपको ड्रॉई के पास जाना है, अगर आप प्रोमिसरी नोट होल्डर हो तो आपको मेकर के पास जाना है प्रेजेंट करने फॉर पेमेंट, और अगर आप चेक हो तो आपको ड्रॉई के पास जाना है विच इज स्पेसिफाइड बैंकर। अब आप जैसे ही जाओगे और आप प्रेजेंट करोगे उसे पेमेंट के लिए, तो उस सिनेरियो में हम बोलते हैं कि ये होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, या तो पेमेंट होगी या नहीं होगी। अगर पेमेंट हो गई तो हम बोलेंगे कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया, और अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हो पाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो हम बोलेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिसऑनर। और वो डिसऑनर कैसे होगा? वो होगा डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तो मेरे हिसाब से बेटा प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आता है। आई होप ये क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए जरा जल्दी से एकदम। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है, उसके रूल्स क्या क्या है? तो बड़े सिंपल से रूल है। पहली बात भैया, किसको करना है? टू वूम। जब हम प्रोमिसरी नोट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए जब मैं प्रेजेंट करूंगा, तो किसे करूंगा? देखो, अगर आप प्रोमिसरी नोट के होल्डर हो तो आपका जो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है आप किसको करोगे? आप मेकर को। आप किसके पास जाओगे बेटा? मेकर के पास, जिसने वो बना के आपको दिया था। आपको क्या ले भाई ड्यू डेट आ गई, पेमेंट दे। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज के होल्डर हो तो आप प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट किसके लिए करोगे? आप करोगे एक्सेप्टर के लिए, जिसने वो एक्सेप्ट करा था आप उसके पास जाओगे, ला भाई पेमेंट का टाइम आ गया, दे दे। और अगर आप चेक की बात करो, चेक के होल्डर हो, तो ड्यू डेट पे आप किसके पास जाओगे बेटा? आप ड्यू डेट पे जाओगे पैसे मांगने ड्रॉई के पास, जो कि कौन होता है? वो होता है स्पेसिफाइड बैंकर। तो पहला रूल यही बोला, देखो कह रहा है किसके पास जाएंगे? टू वूम। यहां पे बोला अगर आप प्रोमिसरी नोट में हो तो मेकर के पास जाओ, पेमेंट दे भाई।
बिल ऑफ एक्सचेंज में आप एक्सेप्टर के पास जाओ, ला भाई पेमेंट दे, और चेक के केस में आप ड्रॉई के पास जाओ, और ये ड्रॉई मैंने पहले बता दिया ये होगा स्पेसिफाइड बैंकर। बेटा ये बात आप याद रखिएगा। तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट टू वूम तीनों केस में अलग अलग होता है। दूसरा, इफ डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, समझना क्या हुआ बेटा, आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपको पता है ना, उसकी पेमेंट अगर आपको चाहिए तो ड्यू डेट पे ये पर्सन इसको प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट, यस और नो? सर अगर प्रेजेंट नहीं करा तो? बेटा वही तो यहां पे बोला है, अगर आपने प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, आप मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया लेकिन ड्यू डेट पे आपने प्रेजेंट ही नहीं करा या डिफॉल्ट कर दिया, तो बोला नो पार्टी शैल बी लायबल देयर टू। भाई सामने वाली पार्टी को आप थोड़ी बोलोगे, क्योंकि आपकी गलती है ना भाई। चेक में वैलिडिटी पीरियड था 3 महीने, तो आपको 3 महीने के अंदर उसे प्रेजेंट करना था फॉर पेमेंट। अब आप मान लीजिए 3 महीने में उसे प्रेजेंट ही नहीं कर पाए पेमेंट के लिए, तो क्या आप बैंक की गलती बोलोगे? सर कैसी बात कर रहे हो? तो नो पार्टी शैल बी लायबल देयर टू अगर आपने प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट कर दी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है टाइम। सर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का टाइम क्या होगा? बेटा एक बात बताओ, आप बैंक जाते हो, आपके पास एक चेक आया, अब आप उसे प्रेजेंट करोगे पेमेंट में बैंक के लिए, तो बैंक क्या आप सुबह 5 बजे चले जाओगे कि भाई लो मेरा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है, लाओ भाई पैसे लाओ, या आप रात को 10 बजे जाओगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम बैंक के जो बिजनेस आ रहा है उसमें जाते हैं ना, तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का टाइम क्या है? ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर। तो एक एक पॉइंट बेटा, एक एक रूल याद रखना। पहले किसको करना है? प्रोमिसरी नोट में मेकर को प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर को, चेक में ड्रॉई को स्पेसिफाइड बैंकर। अगर प्रेजेंटमेंट में कोई डिफॉल्ट करा तो आप किसी भी पार्टी को लायबल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी गलती है ना, आपने नहीं करा, ठीक है, तो डिफॉल्ट हुआ। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला? टाइम, कब करना है प्रेजेंट? तो भैया ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर में करना है, ऐसे नहीं कि भाई बैंक में सुबह 5 बजे लाइन में खड़े हो गए कि भैया प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, ना भाई गलत बात। इफ इंस्ट्रूमेंट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से देखना, कह रहा है अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कब करे? बोल रहा है बेटा इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी कब आती है बेटा? आपको बोला है अगर मान लो कोई भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो उसे मैच्योरिटी में प्रेजेंट करो ना। मैच्योरिटी मतलब जो भी ड्यू डेट है, जो भी ड्यू डेट 3 मंथ का था ड्यू डेट, प्लस जो भी ग्रेस पीरियड आपको देंगे, 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी आपको मैंने बताया था देना होता है। तो यहां पे अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसका प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कब करोगे? मैच्योरिटी पे करोगे। ओके सर अगर इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो? अगर इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होगा बेटा? उस सिनेरियो में देखो, अब मान लीजिए मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आप पे ड्रॉ करा और मैंने बोला भाई देख ये बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि तू मुझे पैसे देगा। कब देगा? बेटा पेबल ऑन डिमांड है। पेबल ऑन डिमांड में क्या होता है? मैंने बोला जब मैं मांगूंगा तब देगा, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, जब मैं प्रेजेंट करूंगा तब पेमेंट करनी है। अब बेटा मैंने उससे साइन करवाए और मैं 1 घंटे बाद उसके घर दोबारा चला गया, ला भाई पेमेंट ला, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड था, ला 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 पैसे ला, ऐसे बेटा गलती हो जाएगी, ऐसे थोड़ी करोगे आप। अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है तो लॉ क्लियरली बोल रहा है, तो आपको पेमेंट कम मांगनी है सामने वाले से, मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन, अब मान लीजिए आपका डेट है 100 रुपए का, तो रीजनेबल टाइम 100 रुपए के लिए 1 दिन 2 दिन ठीक है, 1 दिन बाद आप आ गए। आपका डेट है 10 करोड़ का, तो बेटा 10 करोड़ को अरेंज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना सामने वाले को। तो यहां पे कह रहा है पहला प्रेजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कहां किसको करेंगे? प्रॉमिस नोट में मेकर को, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर को, चेक के केस में ड्रॉई को। अगर प्रेजेंट करने में कोई डिफॉल्ट करा कोई पार्टी लायबल नहीं होगी। टाइम की बात करूं तो कब प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए? यूजुअल बिजनेस आवर में करना है। अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो कब करना है? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट होगा मैच्योरिटी पे विच इज ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड। अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है तो कब प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए? उसे प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए विद इन रीजनेबल टाइम। अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट है, अगर प्रोमिसरी नोट जो है वो कैसा है? पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, तो क्या बोल रहा है? मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डेट आफ्टर डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ईच इंस्टॉलमेंट। सर क्या बोला बेटा? मान लीजिए मैंने प्रोमिसरी नोट बनाया और मैंने बोला आई प्रोमिस टू पे टू मिस्टर ए, क्या पहला मैंने बोला पहले मैं दूंगा क्या? पहला 10 लाख का पेमेंट दूंगा जो कि ड्यू होगा कब? 1 जनवरी को, ठीक है, ड्यू डेट बता रही। सेकंड में क्या बोल रहा हूं?
दोबारा से 12 लाख का पेमेंट दूंगा, जो कि कब होगा 1 फेब को। तीसरा पेमेंट बोला 8 लाख का पेमेंट दूंगा, जो कि कब होगा 1 मार्च को। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट में देना है, अगर प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट में है तो भैया कैसे दोगे? अरे क्या बोला, जो भी डेट फ्री जो फिक्स्ड है आपको उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड करने हैं और पहली इंस्टॉलमेंट ये पे करनी है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 फेब की है तो इसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड करने हैं, अब सेकंड पे कर देना, प्रेजेंट कर देना पेमेंट के लिए। थर्ड 1 मार्च को उसने 8 लाख देने को वाली था तो इसमें 3 डेज ग्रेस का ऐड कर देना और प्रेजेंट कर देना पेमेंट के लिए। तो यही तो ये बोला, क्या बोला, अगर promissory note payable by installment है must be presented for payment on the third day after the date fixed for payment of each installment। जो इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स हुई है वहां से 3 दिन का ग्रेस ऐड करने के बाद आप प्रेजेंट कर देना पेमेंट के लिए। आई होप बेटा ये वाली बात आपको समझ आती है अच्छे से, आई होप बेटा ये वाली बात आपको समझ आती है। अच्छा आगे रूल्स पढ़ते हैं बेटा, 1-2 रूल और बचे फटाफट देखेंगे। रूल्स में आगे बोलता है रूल्स में आपसे आगे बोलता है क्या, जल्दी आओ। हाँ कह रहा है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल है स्पेसिफाइड प्लेस में, बेटा मैंने जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला था ना तो मैंने बनाते टाइम ही बोल दिया कि भैया सुन ले, पेमेंट लेना काली घाटी के पीछे आना है, स्पेसिफाइड प्लेस बताइए, इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस। तो बेटा आप प्रेजेंट करने कहां पर आओगे, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस ओनली। नकली नकली बातें कर रहा है भाई, फटाफट हम देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है स्पेसिफाइड प्लेस में तो उसका प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट भी उसी प्लेस में होगा। सर अगर अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड ही नहीं है सर तो मैं कहां प्रेजेंट करने आऊं, तो बेटा बोला कि अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो आप प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ जाओ या फिर उसके यूजुअल रेसिडेंट पे आ जाओ। अगर प्रेजेंटमेंट की कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे या उसके रेजिडेंस पे चले जाओ। सर मान लीजिए अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, इसके साथ साथ मुझे प्लेस ऑफ बिजनेस या उसका रेसिडेंस भी नहीं पता, ना मैंने प्लेस स्पेसिफाइड करी पैसे लेने यहां आऊंगा, ना मुझे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पता है, ना मुझे रेसिडेंस पता है, तो बेटा रूल क्या कहता है, उस केस में रूल कहता है कि आपको प्रेजेंटमेंट जो करना है वो करना है ऐसी जगह व्हेनेवर ही कैन बी फाउंड, ऐसी कोई भी जगह जो जहां पे वो व्यक्ति मिल पाए वहां जाइए और पेमेंट जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे प्रेजेंट कर दीजिए पेमेंट के लिए। तो ये बेटा रूल्स है, 9 रूल है, आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एक बार जल्दी से दोनों टॉपिक को समराइज करेंगे फटाफट से, मेरे साथ आप रिपीट करेंगे बेटा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना जरूरी है 2 तरीके से। पहला, एक हमें प्रेजेंट करना होता है एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। चेक और प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेंस की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने ड्रॉ करा बिल और आप उसे एक्सेप्टेंस के लिए लेके चले गए ड्रॉई के पास, उसे बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। वहां से हम लॉ जो है वो 48 आवर्स का टाइम देता है, या तो आप बिल को एक्सेप्ट करिए या फिर एक्सेप्ट ना करिए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो हम बोलेंगे बिल डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर ड्यू डेट का वेट करिए। जैसे ही ड्यू डेट आए, चाहे बिल की, चाहे प्रोमिसरी नोट की, चाहे चेक की, उसके बाद बेटा आपको ऐसे नहीं पैसे खुद मिल जाएंगे, आपको दोबारा से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब प्रेजेंट करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को फॉर पेमेंट, एंड इसे बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अगर उसने प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट में पेमेंट दे दी तो ऑनर हो गया, डिस्चार्ज हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर उसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं दी तो उस सिनेरियो में हम बोलते हैं कि क्या हो गया, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। फिर मैंने बताया प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जब आप करोगे तो रूल क्या है, किसको करना है, मेकर को कर सकते हो, दूसरे केस में एक्सेप्टर को कर सकते हो, तीसरे केस में चेक में ड्रॉई को करोगे, स्पेसिफाइड बैंकर। अगर प्रेजेंटमेंट में कोई डिफॉल्ट हुआ, कोई पार्टी लायबल नहीं है, सामने वाले की गलती नहीं है। कब करोगे, यूजुअल बिजनेस आवर में करोगे। अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो मैच्योरिटी में करोगे, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो रीजनेबल टाइम में करोगे। अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल है तो भैया जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट है उसमें 3 डेज ग्रेस के बाद थर्ड डे पे आप प्रेजेंट कर देना। अगर स्पेसिफाइड प्लेस बताया है तो प्रेजेंट स्पेसिफाइड प्लेस पे करना। अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है तो प्लेस ऑफ बिजनेस या यूजुअल रेजिडेंस पे करना। और अगर ना ही स्पेसिफाइड प्लेस है, ना ही आपको प्लेस ऑफ बिजनेस पता है, ना ही आपको रेसिडेंस पता है, तो ऐसी जगह पे करना जहां पे भी व्यक्ति मिल जाए। पॉइंट इतना सा है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अदरवाइज आप जो है पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, चेक आपके पास रखा हुआ है, ड्यू डेट रखी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है, साइन करा हुआ है, इट डजंट मैटर, जब तक आप बैंक के पास ना जाके उसे प्रेजेंट करोगे आपको पैसे नहीं मिलने वाले।
तो यहां पे बेटा हमारा प्रेजेंटमेंट का एक टॉपिक ये खत्म हो गया, रूल्स भी हमारे खत्म हो गए। तो अब सर क्या प्रेजेंटमेंट खत्म हो गया? बेटा बस एक लास्ट टॉपिक और बचा प्रेजेंटमेंट का, और ये पेपर के लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। डायरेक्ट 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन बनने के चांसेस है, डायरेक्ट 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और क्वेश्चन बनेगा केसेस वेयर प्रेजेंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सर आप कैसी बात कर रहे हो सर? सर अभी आपने बताया कि प्रेजेंट करना कितना जरूरी है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हमें प्रेजेंट करना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, बाकी सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूडिंग बिल हमें प्रेजेंट करना चाहिए पेमेंट के लिए। सर अब आप कह रहे हो कुछ केसेस हैं जहां पे प्रेजेंटमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेटा यस, दीज आर दी एक्सेप्शनल केसेस। ये वो एक्सेप्शनल केसेस है। देखो क्या बोला है यहां पे, बोला हुआ है जनरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होता है, पर इन फॉलोइंग केसेस में प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये वो केसेस है जहां पे प्रेजेंटमेंट करना अननेसेसरी है। अगर आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीगल आपकी कोई नेसेसिटी या कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको करना पड़ेगा। सर कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा मिस्टर ए पे, उसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब ड्यू डेट पे मैं पेमेंट लेने जा रहा था, जैसे ही मैंने बिल उठाया और मैंने कहा चलो भाई प्रेजेंट करता हूं पेमेंट के लिए उसके घर जाके, तभी मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने से पहले ही पैसे जो है मुझे ट्रांसफर कर दिए भैया। बेटा ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पैसे मिल चुके हैं, तो क्या मैं उसके घर बिल को प्रेजेंट करने जाऊंगा? ले भाई प्रेजेंट कर देता हूं। तो कैसी बातें करो सर? अगर वो खुद से ही पहले पेमेंट कर दे, तो उस सिनेरियो में आपको जो है प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ना नकली नकली केसेस आपको दिए हैं, बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, जहां पे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करना इज अननेसेसरी और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन कौन से केसेस बेटा जल्दी से एक बार देखेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया अगर मेकर प्रोमिसरी नोट में, ड्रॉई चेक में और एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट। भैया अगर सामने वाली पार्टी खुद से प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट कर दे, अरे तुम प्रेजेंट करने आ रहे थे, उसने खुद ही बोल दिया अबे भैया प्रेजेंट मत करियो, दे दूंगा तेरे पैसे, याद है मुझे आज ही देने ना, दे दूंगा। अगर सामने वाली पार्टी खुद से ही प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट कर दे, तो आपको प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आप खुद से कर दो वो अलग बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड क्या बोला? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेबल है बिजनेस प्लेस पे। पेबल है किस पे? बिजनेस प्लेस पे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई स्पेसिफाइड प्लेस आपके बिजनेस प्लेस पे है, बट दैट इज क्लोज ऑन बिजनेस डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। अभी ऊपर आपको रूल पढ़ाए थे, अगर बिजनेस प्लेस पे इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना है, तो भैया मैं आपके बिजनेस डे पे बिजनेस आवर पे ही तो आऊंगा उस प्लेस पे। लेकिन जब मैं बिजनेस डे पे बिजनेस आवर पे आया, तो वो प्लेस क्लोज थी। बेटा उस केस में मेरी थोड़ी गलती है भाई, मैं आया बिजनेस डे पे, संडे मंडे नहीं, संडे सैटरडे नहीं आया, होली दिवाली पे नहीं आया, नॉर्मल डे पे आया। मैं आया 9 से 5 के बीच में, बिजनेस आवर वही होते, लेकिन फिर भी आपकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जो डिसाइड थी वो क्लोज है। तो भैया उस केस में मैं कहां प्रेजेंट करूं? तो मैं प्रेजेंट ना भी करूं तो चलेगा। लॉ कह रहा है आप प्रेजेंटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भाई क्लोज है ना, आपकी गलती थोड़ी है। तीसरा पॉइंट, अगर बिल को पेमेंट करना है एट अ स्पेसिफाइड प्लेस बट लाइबल पार्टी डजंट अटेंड द प्लेस। बेटा मैंने बोला कि भाई पेमेंट जो है वो कहां करोगे? उसने बोला भाई काली घाटी के पीछे आ जाना। लेकिन जब मैं टाइम पे आया, तो बेटा स्पेसिफाइड प्लेस में लाइबल पार्टी अटेंड ही नहीं करी, वो प्लेस वो आया नहीं। तो भैया अब मेरी कोई गलती थोड़ी है, मैं थोड़ी प्रेजेंट करूंगा। तो यहां पे भी आपको प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नहीं करना। पहला, अगर सामने वाली पार्टी प्रिवेंट कर दे प्रेजेंटमेंट को, खुद ही बोल दे कि भाई मत करियो मैं कर दे दूंगा पैसे। सेकंड, अगर आपने बिजनेस प्लेस में बिजनेस आवर में बिजनेस डे में आए, लेकिन वो प्लेस ही क्लोज है। तीसरा, अगर आप स्पेसिफाइड प्लेस डिसाइड करे थे, लेकिन लाइबल पार्टी उस डेट पे स्पेसिफाइड प्लेस पे आई नहीं, तो फिर आपको प्रेजेंट नहीं करना। चौथा, नॉट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस। अच्छा सर अगर स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है, अगर स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है, तो आपको याद है मैंने बताया था उस सिनेरियो में आप वहां पे करोगे जहां पे वो बंदा फाउंड हो जाए, बट लाइबल पार्टी नॉट फाउंड आफ्टर ड्यू सर्च। मतलब स्पेसिफाइड प्लेस नहीं थी, तो मैं उसे ढूंढने निकला, लेकिन मैंने ढूंढा भाई, ढूंढा पूरा रात दिन, 3 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए, भाई बंदा मिलने को राजी, पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो गया। तो उस केस में मैं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नहीं करूंगा। लॉ कह रहा है भैया नॉट रिक्वायर्ड। अगली बात कह रहा है लाइबल पार्टी मेक्स पार्ट पेमेंट। मैं भाई साहब पेमेंट लेने आ रहा था, अब देखो पहले या तो आप पे कर दो पूरा,
पे नहीं करा, अगर उसने पार्ट पेमेंट भी कर दी मतलब वो अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे देने हैं 1 लाख देने हैं, अभी आप 60,000 रुपए रख लो। अगर लायबल पार्टी पार्ट पेमेंट भी कर दे तो भी आपको प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट बेटा लायबल पार्टी वेव कर दे हिज राइट टू टेक एडवांटेजेस। अगर अनप्रेजेंटमेंट ना करने से जो भी एडवांटेज पार्टी को मिल रहे हैं वो खुद से ही उन राइट्स को वेव कर दे, ओके मैं एडवांटेज नहीं लूंगा, आप प्रेजेंट करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी मैं आपको पैसे दूंगा। तो अगर लायबल पार्टी वेव कर दे अपने एडवांटेजेस को, उन सिनारियों में भी आपको प्रेजेंटमेंट करना अननेसेसरी है। आप कर दो आपकी अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो मैं आपको एक रूल बता दूं, जनरल रूल ये बोला कि अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पैसे चाहिए तो ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड के बाद आपको उसे प्रेजेंट करना पड़ता है पेमेंट के लिए। सर अगर प्रेजेंट नहीं करा, बेटा प्रेजेंट नहीं करा तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पे आप बिना प्रेजेंट करे भी, मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं करना फिर भी आपको पैसे मिल जाएंगे। सर कौन से केसेस है? पहला, अगर मेकर ड्रॉइंग एक्सेप्टर प्रिवेंट कर दे प्रेजेंटमेंट को। अगर आप यूजुअल बिजनेस आवर में यूजुअल बिजनेस डे में बिजनेस प्लेस पे गए बट प्लेस क्लोज थी, आप स्पेसिफाइड प्लेस पे गए लेकिन वो बंदा आया ही नहीं, स्पेसिफाइड प्लेस नहीं थी, आपने उसे ड्यू सर्च करा लेकिन ड्यू सर्च से वो बंदा मिला ही नहीं, लायबल पार्टी ने पार्ट पेमेंट कर दी। ये लायबल पार्टी अपने एडवांटेजेस को वेव ऑफ कर रही है कि आप प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी मैं फिर भी आपका पैसा दे दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। इस सिनेरियो में आपको प्रेजेंटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा दीज आर दी केसेस और इसी के साथ प्रेजेंटमेंट होता है खत्म। क्या होता है, कितने टाइप का होता है बताया, इससे रिलेटेड रूल बताए और वो केसेस जहां पे प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी बताया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन पेपर के लिए कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जितने स्टार बनाने हैं आप बना लीजिए बेटा, और कॉन्सेप्ट का नाम है रूल्स एज टू कंपनसेशन सेक्शन 117। बेटा याद रखिएगा, लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, लेकिन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और मेरी गट फीलिंग है पेपर में आने के हाई चांसेस। रूल्स एज टू कंपनसेशन क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से। पहले एग्जांपल दे रहा हूं फिर हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। बेटा मान लीजिए ये मिस्टर ए है, इन भाई साहब ने एक लेट से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया, इन भाई साहब ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेट से ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या कुछ भी, लेट से बिल ऑफ एक्सचेंज है। इनके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये होल्डर थे, ये क्या थे, इसके होल्डर, ठीक है, ये होल्डर सॉरी ड्रॉअर है इसके। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, ठीक है, और इन्होंने जो है बोला भैया ये ड्रॉ करके इन्होंने बढ़िया से बिल ऑफ एक्सचेंज ले रखी। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इनके पास है इसमें इन्होंने बोला भैया मेरे को 1 लाख रुपए, लेट से 10 लाख रुपए का है, अरे 10 लाख रुपीस का बिल है। अब इसने जो है ये बिल आगे इंडोर्स कर दिया किसको, मिस्टर बी को, ठीक है। तो आपको पता है ये बिल लेट से ये एक ऐसा बिल था, कौन सा, ऑर्डर बिल था। तो ये क्या करेगा सर, ये करेगा डिलीवरी। बेटा मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, अगर आपका ऑर्डर है तो नेगोशिएशन कैसे होता है, डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट, है ना, डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। तो इन भाई साहब ने आगे डिलीवरी इंडोर्समेंट करी और किसको दे दिया, बी को। तो ये हो गया, ए हो गया इंडोर्सर, बी हो गया इंडोर्सी। अब ये बिल किसके पास आया, इसके पास। इसने क्या लिखा, इसने यहां पे लिखा था पे टू बी और इसने साइन कर दिया ए ने, ठीक है। लेट्स से ये चेक है, सिंपल रखते हैं, ये चेक है, भाई साहब ने लिखा चेक में पे टू बी, ए ने साइन कर दिया और भाई ने चेक जो है वो अभी दे दिया, ठीक है। तो ये ड्रॉअर है और ये बी जो है ये पेये से पैसे मिलेंगे। बी ने बोला यार मुझे तो ये पैसे नहीं चाहिए, एक काम करता हूं मैं ना, मुझे सी के पैसे देने दे। तो इस भाई साहब ने क्या करा बेटा, आगे इस भाई साहब ने इसको एंडोर्स कर दिया। आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये तो कितनी भी बार हो सकता है। इसने क्या करा, इसने आगे डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट कर दी बेटा, और इसने चेक के बैक साइड में लिखा क्या, पे टू सी, और भाई साहब बी के साइन कर दिए 10 लाख रुपए। क्या बोला, पे टू सी और दे दिए, और डिलीवरी इंडोर्समेंट कर दी किसको, सी को कर दी। लेट से ये मिस्टर सी है,
ठीक है, एग्जाम्पल आई होप समझ आ रहा है। ए ने एक चेक ड्रॉ करा, ये ड्रॉर बन गया, पे टू बी ए, और इसने डिलीवरी कर दी, बी को दे दिया। बी ने चेक के बैक साइड में निकाला, पी टू सी अपना साइन करा और डिलीवरी एंडोर्समेंट करके सी को दे दिया, मतलब एंडोर्स कर दिया आगे। सी ने बोला यार मैं तो क्या करूंगा, मुझे आगे पेमेंट देनी एक बंदे की, तो लो भैया मैं भी इसे एंडोर्स कर देता हूं। तो ये भाई साहब एंडोर्स, भाई फ्रीली ट्रांसफरेबल है एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसने क्या लिखा, ये गया भाई साहब, इसने लिखा पे, पहले चेक के पीछे क्या लिखा था, पहले लिखा था पे टू सी, है ना, किसने लिखा था, बी ने साइन करे थे। अब सी ने क्या करा, सी ने लिखा पे टू डी, और यहां सी ने साइन कर दिए, और ये डिलीवर प्लस एंडोर्स करके बेटा किसको दे दिया, अगले बंदे को, विच इज मिस्टर डी, जो गया मिस्टर डी। अब आगे सर ये कहां तक जाएगा, बस बेटा ये यहीं पे खत्म हो रहा है। अब डी भाई साहब ने भी फर्दर इसे एंडोर्स कर दिया, लेट से हमारे मिस्टर ई को, सेम यही चेक, सेम यही चेक, ये चेक आगे क्या कर दिया बेटा, इंडोर्स कर दिया, और इंडोर्स के साथ साथ डिलीवर भी कर दिया। उन्होंने भी चेक के पीछे लिख दिया पे टू ई और अपने साइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पे पूरी चेन चल रही है बेटा आराम से। एक ने बी ने ड्रॉ, ए ने ड्रॉ करा बी को, बी ने इंडोर्स करा, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। अब हुआ क्या सर, मुद्दे पे आओ ना, अब हुआ क्या, ये भाई साहब के पास पड़ा है एक चेक, इन भाई साहब के पास एक पड़ा है चेक, जिसको जब ये ड्यू डेट पे जाते हैं बैंक के पास करवाने, तो ड्यू डेट पे ये हो जाता है डिसऑनर, ड्यू डेट पे ये हो जाता है डिसऑनर। पता है क्यों, क्योंकि बेटा ये भाई साहब जो है ए के पास, ए के अकाउंट में था इनसफिशिएंट फंड, ए के अकाउंट में था इनसफिशिएंट फंड, एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड भाई साहब इनका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो, इस एग्जांपल में अगर आप देखो, पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जो ई है उसके पास एक चेक है जो उसे डी से मिला, डी को सी से, पूरे साइकिल में। अब ई के पास चेक आके डिसऑनर हो गया बेटा, अब ई के पास पैसे रिकवर करने का राइट किससे है, पहले ये सोच के बताओ। ई जो है वो पैसे रिकवर किससे करेगा, ड्यू डेट पे चेक डिसऑनर हो गया। अब आप कहोगे सर देखो देखो बच्चों के दो दिमाग लगेंगे, सर ई के पास चेक डिसऑनर हुआ है, सर देखो मेन चेक तो ए का था, साला चेक में ना जो होल्डर है चेक का, जो ड्रॉर है वो तो ए है, सर तो ये ना सबसे पहले ए की गुद्दी पकड़ सकता है, इसने भाई चेक ड्रॉ करा, ये फिर वो डिसऑनर ऑफ चेक याद है ना आपको, 138 सेक्शन पूरा लगा देगा सर, ए पे कर देगा। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर बट ई तो ए को जानता ही नहीं है, ई तो बोलेगा भाई मैंने तो चेक तुझसे के लिया था, किससे, डी से, तो ये डी की गुद्दी पकड़ेगा, और वापस से डी किसकी, सी की, सी किसकी, ए की, और इनडायरेक्टली बर्डन तो ए पे। देखो एट द एंड बर्डन तो ए पे, कॉन्सिक्वेंसेस तो ए को बियर करने पड़ेंगे ना, लेकिन पॉइंट है ई किसको पकड़ेगा, पॉइंट है ई किसको पकड़ेगा, ए को, डी को, बी सी किसको पकड़ेगा। तो बेटा लॉ पता है क्या कहता है, अब लॉ की बात सुन लो, आपने जो दिमाग लगाना था लगा लिया, लॉ की बात सुन लो। लॉ कहता है ई जो है वो डी से भी पैसे रिकवर कर सकता है, सी से भी पैसे रिकवर कर सकता है, बी से भी पैसे रिकवर कर सकता है, और ऑब्वियसली ए तो पूरा लायबल होगा ही होगा। मतलब अगर कोई बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ होके एंडोर्स हो रहा है और लास्ट में ई से, ई के एंड पे वो डिसऑनर हो गया, तो जो लाइब ये वाली पार्टी है नॉट इन डिफॉल्ट, ई जो है वो राइट रखती है डी के भी अगेंस्ट, सी के भी अगेंस्ट, और बी के भी अगेंस्ट, मतलब सारी प्रायर पार्टीज में से वो किसी को भी पकड़ के लाइबल कर सकती है। सर सी से कैसे पैसे लेगी, बेटा लॉ कह रहा है ले सकता है, हम राइट दे रहे हैं, वो चाहे तो डी से ले ले, वो चाहे तो सी से ले ले, वो चाहे तो बी से ले ले, जिस मर्जी से, ए से तो ले ही सकता है, वो तो भाई मेन मुद्दा ही है। मतलब ई के पास राइट है कि वो तीनों में से किसी से भी पैसे रिकवर कर सकता है, पहली बात ये समझो। अब देखो बेटा, जब ये तो पहले आपको समझा दिया, अच्छा जब ये डिसऑनर होगा तो पता है क्या होगा, ये भाई साहब सबसे पहले डिसऑनर का जो ठेकरा है वो फोड़ेंगे ए पे, कहेंगे ए यार तू तो बड़ा बेशरम इंसान है, तेरे बारे में तो बहुत कुछ सुना था, तो ये बोलेंगे भैया ए को बताएंगे, ए को हड़काएंगे कि भैया तूने जो चेक दिया था ना, तो यहां पे डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, ये किसको बताएगा, ए को। और लाइबल करने के लिए ई को ये सारी बातें किसको, ये डी को भी बताएगा, कैसे, बेटा नोटिस भेजेगा, ये सी को भी बताएगा, कैसे, बेटा नोटिस भेजेगा, और ये डिसऑनर बी को भी पता चलेगा, कैसे
बेटा ई नोटिस भेजेगा। इसके साथ ये जो डिसऑनर हुआ है बेटा, इसकी ना आपको नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग भी करवानी होती है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग भी करवानी होती है। सर क्यों? बेटा ई ना तभी बाकी पार्टीज को लायबल ठहरा सकता है जब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा ना, तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कराएगा। तो आप समझो, जब चेक ई के एंड पे डिसऑनर होगा तो वो नोटिंग कराएगा, प्रोटेस्टिंग कराएगा, सारी प्रायर पार्टीज को नोटिस देगा। तो इन सब में क्या ई की जेब से पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? सर कैसी बात करो, बिल्कुल लगेंगे। तो बेटा हुआ क्या ना, अब देखो ई का जब डिसऑनर हुआ तो पहले देखो, जो अमाउंट ड्यू थी, अमाउंट ड्यू ऑन चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेट से वो थी 10,000 रुपए। तो ई कहेगा भाई पहले तो मैं बोलूंगा। आगे लॉ कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर करे हैं, सर कौन से एक्सपेंस? बेटा उसने नोटिंग कराई, उसमें एक्सपेंस लगता है। डिसऑनर की वो प्रोटेस्टिंग करेगा, उसमें एक्सपेंस लगता है। सारी प्रायर पार्टीज को वो लायबल करने के लिए नोटिस देगा, उन्हें बताएगा ना कि आपने जो नेगोशिएबल दिया था वो डिसऑनर हो गया, उस नोटिस देने में भी पैसा लगेगा। तो अगर इसने कोई भी एक्सपेंस इनकर करा, चाहे नोटिस देने में, चाहे नोटिंग कराने में, चाहे प्रोटेस्टिंग कराने में, लेट से इसके लग गए बेटा 5,000 रुपए, ये हो गया। लोग कहते हैं इतना ही नहीं, इसके साथ डिसऑनर जब हुआ है तो ड्यू डेट से, डिसऑनर हुआ ड्यू डेट पे, ड्यू डेट से जब तक ई को पेमेंट नहीं मिलती तो उसे मिलेगा इंटरेस्ट एट द रेट 18%। ठीक है, लेट से मैंने कैलकुलेट करा भाई, कहां से लगेगा? ये मिलेगा ड्यू डेट जब डिसऑनर हुआ है टू जब तक इसे अमाउंट रियलाइज नहीं होती, मतलब जब इसे एक्चुअल में पैसे नहीं मिलते। लेट से ये हो गया 5,000 रुपए। तो बेटा इसे जो टोटलिटी में पैसा मिलेगा मिस्टर ई को, टोटल अमाउंट मिलेगा कितना? 20,000 रुपए। और ये जो पूरा सेक्शन है, ये है सेक्शन क्या? 117 रूल्स एज टू कंपनसेशन। ये है सेक्शन 117 रूल्स एज टू कंपनसेशन। ठीक है, इसका प्रोविजन जरा मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आप बेटा ध्यान रखिएगा, रूल्स एज टू कंपनसेशन बहुत ही इजी पीजी है। और ये पूरा मैंने एग्जांपल आपके लिए बना दिया है, ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। पूरा क्यूमुलेट कर दूं तो मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, सेक्शन 117 क्या कहता है? कहता है सेक्शन 117 ये बोलता है कि अगर कभी भी ड्यू डेट पे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, तो जो पार्टी है जिसके एंड पे, जिसके हाथ में वो डिसऑनर हुआ, भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा फालतू में लफड़े झेल रहा है। तो हमने उसे कंपनसेट करने का क्या रूल है? पहला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने का भी था, चेक कितने का था, मान लो 10,000 का था, हम आपको वो देंगे। दूसरा, आपने डिसऑनर के बाद कोई भी, अगर डिसऑनर के बाद एक्सपेंसेस इनकर करे, कौन से? आपने नोटिस दिया, आपने नोटिंग कराई, प्रोटेस्टिंग कराई, वो सारे एक्सपेंस हम आपको रिम्बर्स करके देंगे। और तीसरा, आपने अगर ड्यू डेट से अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन तक जो भी पीरियड है, 1 महीना 2 महीना, हम आपको 18% पर एनम के हिसाब से उस ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देंगे। और ये तीनों मिला के ई को मिलेगा। ये होता है रूल्स एज टू कंपनसेशन सेक्शन 117। आई होप आपको बेटा समझ आया। अब इसका प्रोविजन आप पढ़ लीजिए, छोटा सा प्रोविजन है, क्या बोलता है देख लीजिए। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर कैन क्लेम क्या क्या? पहला, अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहला आप अमाउंट ड्यू जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो ले सकते हो। दूसरा, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, तो आपने जो प्रेजेंट करा, मतलब नोटिस दिया, नोटिंग कराई, प्रोटेस्टिंग कराई, उसमें एक्सपेंसेस इनकर्ड। और इंटरेस्ट एट द रेट 18% फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू डेट ऑफ रियलाइजेशन, ये सारा पैसा आप मिला के होल्डर क्लेम कर सकता है। किससे? वो चाहे तो डी से कर ले, सी से कर ले, बी से कर ले, जिससे करना है उससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रूल्स एज टू कंपनसेशन सेक्शन 117 ने ये बोला। इसके अलावा अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी का ट्रेड था, मान लो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व थी, तो हो सकता है वहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज भी फ्लक्चुएट करे, तो आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है वो भी हम आपको कंपनसेट करके देंगे करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से। ठीक है, ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ, वहां से लेके अब मान लो आज अमाउंट तक रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर नीचे हो गया, तो आपको कोई लॉस नहीं होने देंगे, आपका पैसा भी मिलेगा, एक्सपेंसेस भी मिलेंगे, उस अमाउंट रियलाइजेशन तक के टाइम का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में ट्रेड था तो फॉरेन करेंसी करंट रेट के हिसाब से भी आपको मिलेगा। ये सारी चीज आपको रूल्स एज टू कंपनसेशन में बताई गई है। इसी के साथ बेटा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है खत्म। मैंने बेटा 5 लेक्चर लगाए हैं, एक एक टॉपिक विद हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको डन करवाया है।
आई होप आपको यहां तक कोई भी दिक्कत ना हो। पूरा नेगोशिएबल रैप अप हो गया बेटा, नोट्स आप अच्छे से बनाइए। यहाँ पे आज हमने वैसे छोटे छोटे टॉपिक करे, 4 टॉपिक करे। पहला प्रेजेंटमेंट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक्सेप्टेंस का और पेमेंट का। एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, वहां पे तीनों के केस में होता है पेमेंट के लिए। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो जाता है। पेमेंट के प्रेजेंटमेंट में पेमेंट कर दी, अच्छी बात है, नहीं करा तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हो जाता है। रूल्स की बात करें, कौन करेगा बता दिया। डिफॉल्ट के केस में कोई पार्टी लायबल नहीं है, बिजनेस आर में करना है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है मैच्योरिटी में करना है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है रीजनेबल टाइम में करना है, पेबल है इंस्टॉलमेंट में तो 3rd डे आफ्टर इंस्टॉलमेंट करना है, स्पेसिफाइड प्लेस है तो वहां करना है, नहीं है तो यूजुअल बिजनेस प्लेस में या रेजिडेंस में करना है। अगर ना स्पेस स्पेसिफाइड प्लेस है, ना कोई बिजनेस प्लेस है, ना कोई रेजिडेंस है, तो जहां पे बंदा मिल जाए वहां पे करना है। कुछ केसेस में प्रेजेंटमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं है। 6 केसेस आपको बताया पेपर के लिए 3 नंबर में आता है, 6.3 नंबर के लिए। और रूल्स एज टू कंपनसेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो जो पार्टी है होल्डर है वो 3 चीजें क्लेम कर सकता है, अमाउंट ड्यू, एक्सपेंसेस इनकर्ड और इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, डेट ऑफ ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रियलाइजेशन तक। फॉरेन एक्सचेंज में करंट रेट भी आपका सेट ऑफ होकर आ जाएगा। आई होप बेटा यहां तक आपको सारा क्लियर हो। कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर 100% आपको उसका डाउट का आंसर मिलेगा। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। इसी के साथ हमारा नेगोशिएबल पूरा होता है डन। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा अपलोडेड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा अपलोडेड कर दिया है मैंने। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पूरा अपलोडेड है। तो 3 स्लोगा, कॉन्ट्रैक्ट, नेगो, ये तीनों अपलोड हो गए। अब अगली क्लास ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का 6 से 7 लेक्चर होंगे उसमें, तो वो सारा कंपनीज एक्ट डन करेंगे। एंड जो एलएलपी है, एलएलपी के लिए मैं 1 शॉट बनाऊंगा, 2 से 3 घंटा एक ही पूरी वीडियो में एलएलपी डन कर देंगे। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोटिंग वोटिंग कंप्लीट करो। आपसे मिलते हैं अगली क्लास थोड़े ही दिनों में विद कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कंपनीज एक्ट, तो विद हैंड रिटन नोट्स एक एक एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे अगली क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा।